तो अब ध्यान दे क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 वाई बराबर 0। यह है क्वेश्चन नंबर 11, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर डी माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। अब यदि आप इसको ढंग से देखें भाई, यदि मैं इसको ढंग से देखूं तो ये तो पहले से ही फैक्टर्स की फॉर्म में है, पहले से ही गुणनखंड हो रखे हैं, तो काम आसान और हो गया। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसके रिगार्डिंग सहायक समीकरण लिखेंगे। पहले तो डी की जगह एम पुट करके, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 बराबर 0। और अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो 2 बार है। तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये 2 बार है, होल स्क्वायर है इसलिए। और यहाँ से तो एम माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको, इसकी वैल्यू भी वही आएगी क्योंकि सेम ही तो है। तो किससे सोल्व करेंगे आप, वही श्रीधराचार्य। तो m बराबर माइनस का b, तो b की जगह 1 है तो माइनस 1, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4a, a की जगह भी 1, c की जगह भी 1, अपॉन 2a, a की जगह भी 1। तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 1 में से 4 गया तो माइनस 3 अपॉन 2। तो अब 3 का तो अंडर रूट यूँ लिख लेंगे, अंडर रूट 3, और माइनस की जगह लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आयोटा। ध्यान रहे, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और उसका अंडर रूट आयोटा। तो ये एक रूट आ गया। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आई। तो जब मैं इसको सोल्व करता भाई तब भी तो सेम टू सेम यही आती। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो 2 बार, तो 2 बार कैसे मिला कि यहाँ से भी मिल गया और यहाँ से भी मिल गया, सेम वैल्यू, तो 2 बार। और यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा m बराबर 2, तो 1 रूट 2 और आ गया, m बराबर 2। तो ये हो गई m की वैल्यूज़। ठीक है, ये अब देखो ये कौन सा केस है, ये है केस 4 कि सम्मिश्र मूल भी समान हो जाए। तो देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो सम्मिश्र मूल भी समान हो गए। और सम्मिश्र मूल भी समान हो जाए तो मैंने आपको बता रखा है, यदि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 बार आ जाए तो आप कैसे लिखते हैं, ई पे पावर अल्फा एक्स। अब 2 बार आए हैं ना, इसलिए c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स, ऐसे लिख रहे थे ना भाई। तो c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, इस फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, कि सम्मिश्र भी यदि समान हो जाए तो 2 बार सेम हुए तो c1 प्लस c2x, c3 प्लस c4x आ जाएगा साइन कोस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/2। ठीक है, -1/2। और बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2। तो अब देखें इसका CF कैसे लिखेंगे। तो अब देखो इसका जब CF लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे भाई। तो इसका CF लिख रहे हैं आप, तो e पे पावर अल्फा एक्स, तो माइनस का 1/2, तो e पे पावर -1/2x, तो ये हो गया e पे पावर अल्फा एक्स। c1 प्लस c2x कोस बीटा की वैल्यू रूट 3/2, तो कोस अंडर रूट 3/2x। ठीक है, प्लस में c3 प्लस c4x साइन बीटा x, तो साइन अंडर रूट 3/2x। ठीक है, तो c1 प्लस c2x कोस अंडर रूट 3/2x, c3 प्लस c4x साइन अंडर रूट 3/2x। तो अल्फा की जगह -1/2, तो अल्फा की जगह -1/2, बीटा की जगह रूट 3/2, तो कोस बीटा x साइन बीटा x, तो बीटा की जगह रूट 3/2। और समान है, देखो सम्मिश्र में भी समान है भाई। ठीक है, कि समान है, सम्मिश्र में भी समान है।
तो जब समान हो जाए, 2 बार हुए हैं इसलिए C1 + C2x, C3 + C4x, 3 बार हो जाती यही वैल्यू, यही 3 बार रिपीट हो जाती, तो C1 + C2x + C3x², C4 + C5x + C6x², इस तरीके से। और प्लस में एक इसके रिगार्डिंग आएगा 2, अब ये तो वास्तविक है तो इसके लिए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C5 और ये e पे पावर में चला जाएगा, e पे पावर 2x। ऐसे लिखते हैं वास्तविक वालों को तो कि एक बार आया है तो एक कांस्टेंट e पे पावर में 2x, तो इस तरीके से CF, ठीक है। और जो CF आया है वही व्यापक हल भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बराबर में 0 था, तो e पे पावर -1/2x C1 + C2x कोस √3/2x प्लस C3 + C4x साइन √3/2x और प्लस में C5 e पे पावर 2x, ठीक है, इस तरीके से। तो यही आंसर भी है, तो नोट करें इसे। और अब ध्यान दें इससे अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान दें 12 क्या है, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है 12 कि आपको दिया है d² + 1 × y = 0, ये तो इक्वेशन है, और साथ में दिया है कि y = 2 जब x = 0 और y = -2 जब x = π/2, इस तरीके से, ठीक है, इस फॉर्म में दिया है। तो सोल्व करना है, तो इसमें विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि कंडीशन भी दे दी। तो मैंने बताया था विशिष्ट हल और व्यापक हल में क्या अंतर है, कि यदि C1 C2 रखते हो तो व्यापक हल, और C1 C2 C3 इनका मान भी उठा के रख दो, कोई ना कोई कंडीशन दी हुई हो, तो यहाँ वो कोई ना कोई कंडीशन दी हुई है, तो कोई ना कोई कंडीशन दी हुई हो और C1 C2 का मान आ जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, विशिष्ट हल। तो यहाँ C1 C2 का मान आ जाएगा बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहले तो मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करना बड़ा ही आसान है कि सहायक समीकरण निकालूंगा कैसे, d की जगह m रख के, तो m² + 1 = 0, और जब इस 1 को उधर भेज दो तो -1, और -1 मतलब i², ठीक है। तो m1 को उधर भेजा तो -1, तो m² = i², तो m बराबर आ जाएगा ± i, ध्यान रहे, -1 की जगह i², तो ± i। या फिर आप इसको यूं लिख लो, अल्फा ± i बीटा की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 0 ± 1 i, अभी भी ± i ही है, 1 से गुणा होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ने का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो CF आएगा, क्या आएगा CF, e पे पावर α(x), तो e पे पावर 0x, C1 cos βx, तो बीटा की वैल्यू 1 है, C2 sin βx, तो बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1x, तो e पे पावर α(x), C1 cos βx, C2 sin βx, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, और जो CF है वही व्यापक हल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बराबर में 0 है, तो व्यापक हल मतलब वही y का मान भी, तो e पे पावर 0 का मान 1, तो ये हो गया C1 cos x, C2 sin x, तो ये व्यापक हल हो गया। e पे पावर 0 की वैल्यू तो 1, तो C1 cos x, C2 sin x। तो यदि व्यापक हल पूछता तो यहाँ तक हमारा आंसर सही था, लेकिन व्यापक हल तो पूछा ही नहीं, विशिष्ट हल पूछा है, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन लगा देता हूँ मैं कि देखो, जब पहली कंडीशन लगा रहा हूँ
x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 2 है। तो रखो इसमें y की जगह तो 2 और x की जगह 0, तो cos 0 C2 sin 0। cos 0 का मान 1 तो यहाँ बचा C1 और sin 0 का मान 0, तो कुल मिला के C1 का मान आ गया 2। ठीक है, तो C1 आ गया 2। और अब दूसरा जो प्रतिबंध है वो लगाओ कि जब x बराबर π/2 तब y बराबर कितना भाई -2। x बराबर π/2 तो y बराबर -2। तो देखो y की जगह तो रखो यहाँ -2, तो y की जगह -2, x की जगह π/2 तो C1 cos π/2 C2 sin π/2। तो cos π/2 0, sin π/2 का मान 1, तो बच गया C2 इधर -2, तो कुल मिला के C2 का मान आ गया -2। ठीक है, तो अतः C1 C2 का मान जब मैं रख दूंगा तो y क्या मिलेगा भाई मेरे को, y मिलेगा C1 cos x, यही था ना C1 cos x, तो C1 की जगह रख दिया 2, तो 2 cos x। C2 sin x, तो C2 का मान है -2, तो -2 sin x। तो ये है विशिष्टल, तो ये आंसर है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक में क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है, तो देखो कैसे किया है कि 2 तो ले लो आप कॉमन, तो 2 आ गया कॉमन, तो ये हो गया cos x माइनस sin x। और अब √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग, तो √2 से गुणा भी किया है और भाग भी दे रहा हूँ, तो भाग दे रहा हूँ इन दोनों में, तो यहाँ भी भाग दे दिया और यहाँ भी भाग दे दिया। ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग, तो गुणा वाला तो लिखा हुआ है, भाग दे दिया वो यहाँ, और 1/√2, हाँ भाई कब होता है कोस में, π/4 पे, साइन में भी π/4 पे, तो 1/√2 कोस में भी π/4 पे, साइन में भी π/4 पर, तो कुल मिला के आ जाएगा y बराबर 2√2। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो आइडेंटिटी बन गई cos x cos y माइनस sin x sin y की। किसकी वैल्यू होती है ये, cos x प्लस y की, तो cos x प्लस y की, तो y की जगह π/4 है, तो cos x प्लस π/4, ये आंसर आ जाएगा। तो बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है केवल, और कुछ नहीं किया। तो नोट करें इसे, फिर इससे अगला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, तो देखें क्या है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस r/l di अपॉन dt प्लस i अपॉन LC बराबर 0। जबकि तो एक LC सर्किट की इक्वेशन दी हुई है, तो आपने पढ़ा होगा 12th में LC परिपथ। ठीक है, तो उसका समीकरण दिया हुआ है, R मतलब प्रतिरोध, C मतलब धारिता और L प्रेरकत्व। ठीक है, तो एक LC परिपथ की इक्वेशन दी हुई है, तो एक LC सर्किट की इक्वेशन दी गई है कि धारा टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, कि जो करंट और टाइम है, तो करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है और वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन है।
ठीक है। तो हमें करंट निकालना है टाइम के रूप में या टाइम की फॉर्म में। तो आर एल सी ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखो हो गया अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण। तो जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उससे कर सकते हैं ना भाई। कैसे कर सकते हैं, देखो y का जो इतनी देर हम जिसको y बोल रहे थे, तो y की जगह तो i आ गया है और जो x था वो t बन चुका है। तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा था y का, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन है i का। तो y की पोजीशन तो i ने ले ली और x की पोजीशन t ने ले ली। तो इतनी देर जो हम सवाल कर रहे थे ना उसमें y और x हुआ करते थे, तो y की जगह i है, i मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और x की जगह t है। तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, i डिपेंडेंट वेरिएबल। तो i है आश्रित चर और t स्वतंत्र चर, तो i डिपेंड कर रहा है t पे। और हम पढ़ रहे थे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो देखो रेखिक तो है ही, लीनियर तो है ही, कि इसकी पावर भी देखोगे तो 1 है, इसकी पावर भी देखोगे तो 1 है, और जो i है उसकी पावर भी 1 है। तो यही तो है रेखिक की कंडीशन कि y और उसके अवकल गुणांकों की घात 1 होनी चाहिए। तो y की जगह i है, तो i और उसके अवकल गुणांकों की घात 1 होनी चाहिए, घात 1 है, ठीक है। और उनके जो गुणांक हैं, इनके जो गुणांक है, यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे गुणांक है r/l और यहाँ पे गुणांक 1 है। तो इनके गुणांक अचर होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण तो कांस्टेंट ही है, बोल दिया ना उसने, r l c अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये r/l भी कांस्टेंट और यहाँ इनका गुणांक 1 1 वो वैसे ही कांस्टेंट है। तो कर लेंगे सॉल्व। बस ध्यान रखना है x की जगह t और y की जगह i। तो y का तो मान आएगा x के पदों में, ऐसे हुआ करता था पहले, अब की बार i का मान आएगा t के पदों में। तो देखो यहाँ पे पहले मैं d/dx को मानता था ऑपरेटर, तो यहाँ x नहीं है t, तो d/dt इसको बोलूँगा मैं कैपिटल D, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और अब जब इसको सोल्व करूँगा, ये सॉल्यूशन में ही है, d/dt को क्या लिया है मैंने, कैपिटल D। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, इसको लिखेंगे कैपिटल D² i प्लस r/l di, d/dt को कैपिटल D प्लस में i/lc बराबर 0। तो d/dt की जगह कैपिटल D सिंबल यूज़ किया है, कॉमन ले लो i, तो ये हो गया d² प्लस r/l d प्लस में 1/lc, और ये i मैंने लिख दिया बाहर, जैसे पहले y लिख दिया करता था। तो i कॉमन ले लिया है भाई, तो d² r/l d प्लस 1/lc, i कॉमन लेके बाहर। और अब सहायक समीकरण निकालूंगा। तो सहायक समीकरण कैसे, d की जगह m रख के, तो m² r/l d की जगह फिर से m 1/lc बराबर 0। तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं कि जो भी d का फंक्शन आया है, f ऑफ d जो भी है उसमें d की जगह m रख दिया करते हैं। तो वही तो किया है, तो d की जगह m रखा है, ठीक है। और अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो करो सोल्व, श्रीधराचार्य से होगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो m बराबर देखो माइनस का b, तो b की जगह है r/l प्लस माइनस b², तो r²/l², तो b² माइनस 4a, a की जगह तो 1 है, m² का गुणांक, c की जगह 1/lc है, तो b² माइनस 4ac अपॉन 2a, a की जगह फिर से 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से। और अब देखें इससे आगे, तो m बराबर माइनस का r/n प्लस माइनस r²/l², तो r²/l², एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ l² है, यहाँ lc है, तो एलसीएम आ जाएगा l²c, कि यहाँ l² है, यहाँ lc है, तो l²c आ गया लघुत्तम या एलसीएम। तो l² का भाग l²c में देंगे तो बचेगा c, उसको गुणा कर देंगे r² से, तो r²c माइनस 4 lc का भाग l²c में देंगे तो बचेगा l, उस 4 को l से गुणा कर देंगे तो 4l
अपॉन 2, 2 इंटू 1 2। और अब देखो आर स्क्वायर एल किसके बराबर दिया है, 4L के दिया है, वो सॉरी आर स्क्वायर सी, ये रहा आर स्क्वायर सी किसके बराबर दिया है, 4L के। देख लो यहाँ से पर्सन में दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया है आर स्क्वायर सी बराबर 4L, तो आर स्क्वायर सी तो 4L के बराबर है, तो ये रहा आर स्क्वायर सी 4L के बराबर। तो इसका मतलब आर स्क्वायर सी माइनस 4L तो हो गया 0, 0 हो गया ना भाई, कि आर स्क्वायर सी और 4L तो बराबर है, 4L को इधर लिया हो तो आर स्क्वायर सी माइनस 4L बराबर 0, तो ये आर स्क्वायर सी माइनस 4L तो हो गया 0। क्लियर? तो ये तो हो गया 0 और 0 का अंडर रूट भी 0 अपॉन 2, तो इस 2 का भाग दे दो तो ये आएगा माइनस का r अपॉन 2L, तो ये आ गया m, m मतलब रूट, तो माइनस का r अपॉन 2L। क्लियर? तो ये कौन सा केस है, सेम रूट वाला। ठीक है, देखो एक्चुअल में प्लस माइनस था, तो जब प्लस का चिन्ह लोगे ना तब भी यही आएगा, और जब माइनस का चिन्ह लोगे तब भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो चाहे प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0 लिखो, एक ही बात है। तो यही वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, कि जब आपने प्लस 0 किया तब भी यही आएगा, जब आप माइनस 0 करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि 0 जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा केस हो गया ये, वास्तविक है, आयोटा की फॉर्म में थोड़ी आया है, तो वास्तविक है लेकिन समान है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे CF, वास्तविक और समान हो तो C1 प्लस C2x, 2 बार आया ना भाई, तो C1 प्लस C2x। अब x नहीं, x का स्थान यहाँ पे t ने ले लिया है, पर्सन में t के सापेक्ष अवकलन था, तो C1 प्लस C2t, e पे पावर जो भी वैल्यू है वो लिख दिया करते हैं, तो e पे पावर माइनस का r अपॉन 2L t, पहले x आया करता था, e पे पावर 2x 3x, अब की बार x नहीं है, x का स्थान t ने ले लिया तो t। और यही व्यापक हल, मतलब कि y का मान हो जाएगा, तो पहले y का मान आया करता था, अब i का मान आएगा, तो i बराबर C1 प्लस C2t e पे पावर माइनस का RT अपॉन 2L। तो ये इसका व्यापक हल है। तो धारा समय पर इस प्रकार निर्भर करेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 है L d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g थीटा बराबर 0 दिया है। थीटा बराबर थीटा नोट और d थीटा अपॉन dt बराबर 0, जबकि t बराबर 0। तो वापस से विशिष्ट हल निकालना है क्योंकि कंडीशन दे दी। ठीक है, तो एक वही फिजिक्स की कोई इक्वेशन है L और थीटा में। ठीक है, तो थीटा t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो L d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g थीटा बराबर 0 है। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, थीटा की वैल्यू थीटा नोट और d थीटा बाई dt 0 है। कब? जब t बराबर 0 है। तो t बराबर 0 पे थीटा तो है थीटा नोट और d थीटा बाई dt है 0। ठीक है, तो देखो कोई भी पेंडुलम है, कोई सिंपल पेंडुलम किस हिसाब से, ठीक है, पेरियोडिक मोशन करता है, उसकी इक्वेशन है ये। थीटा तो हो जाएगा उसका विस्थापन और t पे डिपेंड कर रहा है वो किस हिसाब से। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से टी पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो इस एल को हम भाग देंगे इधर, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मानक रूप में लिखना जरूरी है, तो एल का भाग दे दिया दोनों में, तो यहाँ भाग लग गया और जीरो में भाग लगा तो जीरो। यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जैसे n घात n कोटि की रेखी का अवकल समीकरण लिखी थी मैंने, तो जो nवीं कोटि का गुणांक था वो 1 था, तो यहाँ 2 कोटि की है तो 2 कोटि का गुणांक 1 बनाया है पहले तो इसलिए इस l को भाग दे दिया। ठीक है, ध्यान रहे, तो इसका गुणांक 1 बना दिया l का भाग देखिए। ठीक है, और अब देखो यदि इसको मैं ढंग से देखूं तो इतनी देर में y और x वाले कर रहा था, तो यहाँ y की जगह थीटा है, x की जगह t है, ध्यान रहे भाई। तो y आया करता था ऊपर, तो अब की बार y की जगह थीटा और x आया करता था नीचे, तो x की जगह t। तो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें y की जगह i था और x की जगह t, तो अब की बार x की जगह तो t है लेकिन y की जगह थीटा, तो थीटा का अवकलन t के सापेक्ष, तो मान भी थीटा का आएगा t के पदों में। तो वापस से जब इसको सोल्व करेंगे तो d/dt, इसको बोल रहा हूँ कैपिटल D, तो t के सापेक्ष है ना अवकलन, तो d/dt को बोल दिया कैपिटल D। तो देखें सॉल्यूशन रखो यहाँ, तो कैपिटल D² थीटा g/L थीटा बराबर 0, कॉमन ले लो थीटा, तो D² प्लस में g/L थीटा बराबर 0, तो थीटा ले लिया कॉमन। और अब निकालो सहायक समीकरण। कैसे निकालेंगे सहायक समीकरण? d की जगह m रख के, तो m² प्लस g/L बराबर 0, तो इस g/L को ले चलो उधर, तो माइनस g/L। ठीक है, g है गुरुत्वीय त्वरण, L होती है जिस धागे से आपने पेंडुलम लटका रखा है। ठीक है, दोलक लटका रखा है उसकी लंबाई होती है, तो लंबाई भी पॉजिटिव होगी, गुरुत्वीय त्वरण भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है g/L, लेकिन आगे नेगेटिव लगने से ओवरऑल नेगेटिव हो गई। तो m² बराबर, इस माइनस की जगह क्या लिख देंगे? i² लिख देंगे ना भाई, तो माइनस की जगह लिख दिया मैंने i²। ठीक है, तो कुल मिला के अब यदि मैं देखूं तो m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट g/L आयोटा, ये आएगा। तो m² था g/L आयोटा², तो m आएगा प्लस माइनस अंडर रूट g/L आयोटा। क्लियर? और भी जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख लो m बराबर 0 प्लस माइनस अंडर रूट g/L आयोटा। ठीक है, इस तरीके से। और अब यदि आप देखो तो अल्फा की जगह तो 0 है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आए ना, और बीटा की जगह अंडर रूट g/L है। तो ये जो आंसर है, जो रूट्स हैं, जो m की वैल्यू है वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आई है, तो अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह रूट g/L। तो इसका CF भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा e⁻α x, लेकिन अब की बार x नहीं, x का स्थान t ने ले लिया, t के सापेक्ष था अवकलन, तो e⁻αt c1 कोस बीटा t प्लस c2 साइन बीटा t। ध्यान रहे, तो e⁻αt c1 कोस बीटा t c2 साइन बीटा t, तो पहले x आया करता था e⁻αx c1 कोस बीटा x c2 साइन बीटा x, तो अब की बार x नहीं, t के सापेक्ष अवकलन है इसलिए t। और यही व्यापक हल, मतलब कि y का मान, तो यहाँ y नहीं है, y का स्थान थीटा ने ले रखा है, तो थीटा का मान, तो यही थीटा का मान भी हो जाएगा। तो e⁻0 का मान 1, तो ये तो 1 हो गया, तो कुल मिला के यूँ आएगा c1 कोस अंडर रूट g/L इंटू टी प्लस c2 साइन अंडर रूट g/L इंटू टी।
इस तरीके से। अब यदि व्यापक हल पूछता ना भाई, तो यहाँ तक सही था, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक हल आ चुका, यहीं छोड़ देते। लेकिन हल पूछा है विशिष्ट, ये कंडीशन भी दी है जिनसे C1 C2 आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो देखो d थीटा बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी भाई, मेरे को पड़ेगी ना। तो d थीटा बाई डी टी निकाल लेता हूँ पहले। d थीटा बाई डी टी का मतलब क्या है, थीटा का t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ करो पहले, तो C1 कोस का अवकलन हो जाता है माइनस साइन अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी। तो कोस का हो गया माइनस साइन, अब इसका होगा अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी का, टी के सापेक्ष। तो क्या आएगा, अंडर रूट जी बाई एल, क्योंकि टी का तो 1 हो जाएगा, तो रूट जी बाई एल आ जाएगा। प्लस यहाँ पे C2 साइन का हो जाएगा कोस अंडर रूट जी बाई एल टी, ऐसे कैसे, और फिर अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी का होगा। तो क्या होगा, अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी का, अंडर रूट जी बाई एल, क्योंकि टी का तो 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट जी बाई एल केवल। ठीक है, तो कोस का माइनस साइन, फिर रूट जी बाई एल, टी का हुआ रूट जी बाई एल, यहाँ साइन का कोस, फिर रूट जी बाई एल, टी का हुआ रूट जी बाई एल। ठीक है, इस तरीके से। तो यह है, तो आ गया थीटा और डी थीटा बाई डी टी। अब ये कंडीशंस लगाता हूँ, ठीक है, कि इन कंडीशंस के हिसाब से क्या आएगा। तो दोनों की दोनों कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें कि जब t बराबर 0 तब थीटा बराबर थीटा नॉट। तो थीटा की जगह तो रख देता हूँ थीटा नॉट, और t की जगह 0, t की जगह 0 रख रहा हूँ, ध्यान रहे, t की जगह 0। तो cos 0 का मान 1, तो आ जाएगा C1, प्लस t की जगह 0, तो sin 0 का मान 0। तो ये तो 0 हो गया, तो C1 आ गया थीटा नोट। क्लियर, तो C1 आ गया थीटा नोट। और अब दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, जब t बराबर 0 तब d थीटा बाई डी टी भी 0, बोला है ना, जब t बराबर 0 तब d थीटा बाई डी टी भी 0। तो d थीटा बाई डी टी भी 0 बराबर t बराबर 0, तो t की जगह 0 रखते ही साइन 0, तो पूरा का पूरा 0। तो साइन 0 की वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 से रूट जी बाई एल गुना होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 का मान होगा 1, तो कोस 0 का मान 1 हो गया, रूट जी बाई एल बच गया यहाँ, तो अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, तो t की जगह 0 रखा, कोस 0 का मान 1, रूट जी बाई एल बच गया। तो अब देखो ये टर्म तो हो गई 0, तो C2 इंटू रूट जी बाई एल बचा। रूट जी बाई एल का 0 में भाग लग जाएगा, तो कुल मिला के C2 बराबर 0। तो ध्यान रहे C2 का मान 0, क्योंकि रूट जी बाई एल का तो 0 में भाग लग गया, तो C2 बराबर 0। क्लियर, तो अतः आंसर आ गया। तो थीटा बराबर आ जाएगा आंसर, देखो थीटा बराबर क्या था, C1 कोस रूट जी बाई एल टी। तो C1 का मान आया है थीटा नोट, तो थीटा नोट कोस अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी, प्लस C2 का मान 0 है। ठीक है, तो C2 तो 0 है, तो आगे वाली टर्म तो 0 हो गई, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यह आंसर आ जाएगा। तो थीटा बराबर C1 कोस रूट जी बाई एल टी प्लस C2 साइन रूट जी बाई एल टी था। C1 की जगह थीटा नोट रख दिया, कोस ऐसे कैसे, C2 0 हो गया था, तो इसका मतलब आगे वाली टर्म 0। तो यह आ जाएगा व्यापक हल। ठीक है, तो इस तरीके से। क्लियर, तो नोट करें इसे एक बार। तो ध्यान दे, आज की क्लास में हमने सीखा है कि CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बराबर में 0 था, f ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की इक्वेशंस थी। तो जो CF था वही व्यापक हल बन रहा था। तो सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें हमने केवल CF निकाला है, अलग अलग तरीक़ों से। अब हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा था, किसी फॉर्म में कैसी फॉर्म में आ रहा था CF, किसी में कैसी में आ रहा था, किसी में सारे मूल भिन्न वास्तविक थे, किसी में मूल समान हो रहे थे, किसी में सम्मिश्र रूप में आ रहे थे, किसी में सम्मिश्र में भी समान हो रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से CF निकाला है। PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि QX की वैल्यू 0 थी, तो f ऑफ dy बराबर QX, तो यहाँ QX 0 था, इसलिए PI निकाल नहीं रहे थे।
इससे आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसमें पी आई भी निकलेगा, सी एफ भी निकलेगा, क्योंकि वहाँ क्यू एक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ आंसर देंगे सी एफ, वो जो व्यापक हल होगा ना वो वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में आएगा इससे आगे वाली एक्सरसाइज में। इसमें तो केवल सी एफ निकालने से काम हो रहा था, क्योंकि बराबर में जीरो था या क्यू एक्स जीरो था, इसलिए सी एफ ही व्यापक हल हो गया था। लेकिन इससे आगे जब पढ़ेंगे तो सी एफ और पी आई दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सी एफ तो आएगा ही, साथ में पी आई भी आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज थर्ड ए के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें आप लोग सी एफ निकालने की, क्योंकि आगे काम आएगी। हर एक एक्सरसाइज जो आगे है ना उसमें भी निकलेगा सी एफ। तो हाँ, और जो इसके अनसोल्ड बच गए हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं उनको भी एक बार ट्राई कर लें, तो फिर जो भी डाउट होंगे वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।